ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हमारा आज का टॉपिक है फ्लक्स, कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड एंड इर्रेगुलर सरफेसेस। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स किस तरह का होता है, ये देखा था। तो अगर सरफेस कंप्लीटली क्लोज्ड है और यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। लेकिन अगर सरफेस एक साइड में खुला हुआ है, अगर ओपन है, तो उसके ओपन एंड से पास होने वाला फ्लक्स इनवर्ट फ्लक्स या आउटवर्ड फ्लक्स किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि वहां पे सरफेस होगा ही नहीं। तो इसलिए अगर सरफेस खुला हुआ है, किसी एक एंड पर खुला हुआ है, तो उसके लिए फ्लक्स जीरो नहीं होगा। यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो भी जीरो नहीं होगा। तो एक ही इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि सरफेस क्लोज्ड है लेकिन फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। एक एंड पे फील्ड की वैल्यू कुछ और है, दूसरे एंड पे फील्ड की वैल्यू कुछ और है। तो उस केस में भी फ्लक्स जीरो नहीं होगा। जीरो तभी हो सकता है जब सरफेस क्लोज्ड हो और क्या होना चाहिए, फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी जीरो हो सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि सरफेस अगर क्लोज नहीं है तो भी चाहे यूनिफॉर्म फील्ड में रख दो, ठीक है, उस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा। और अगर सरफेस क्लोज्ड है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और मानकर करते हैं कि हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप का सरफेस है और उसके लिए फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सपोज हमारे पास एक सरफेस है जो कुछ इर्रेगुलर शेप का है। ऐसे कोई सरफेस है जिसका शेप कोई वेल डिफाइंड नहीं है, और ऐसे सरफेस के अंदर अगर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इस तरह के सरफेस के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा है, मान लो कि यहाँ कहीं पर रखा हुआ है एक चार्ज पार्टिकल। ठीक है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस किस तरह की होगी, इससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस तरह की फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होंगी। ठीक, तो ऐसे फील्ड लाइंस बना लेते हैं। कुछ फील्ड लाइंस हैं जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से। तो अब अगर फ्लक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, मान लो कि इस वाले पोजीशन पर फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। ऐसे तो पूरे सरफेस के लिए ही करना है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पूरे सरफेस के लिए अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, पहले स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डी फाई। डी फाई मीन्स फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट। हाउ टू कैलकुलेट, ई डॉट डी एस, फिर ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, और फिर इस फ्लक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे सरफेस के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, हाउ टू फाइंड ई डी एस cos थीटा एंड इंटीग्रेशन फॉर होल सरफेस। ये हमने डिस्कशन लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए तुम्हें पता है जैसे कि यहाँ पर जो ds है ये वेरिएबल दिखाई दे रहा है, हमें ds की वैल्यू वेरिएबल दिखाई दे रही है। तो इंटीग्रेशन हम तभी कर पाते हैं कि जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे ds लिखा है मीन्स s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो उस क्वांटिटी के टर्म्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी E must be known in terms of S, only then you can integrate। ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट इंटीग्रेट। और दूसरा तरीका है कि ये दोनों ही वेरिएबल जो है E और S, मान लो E S का फंक्शन है और S किसी और क्वांटिटी का फंक्शन हो, सपोज वो क्वांटिटी है X। ठीक है, तो उससे क्या होगा, E भी X का फंक्शन हो जाएगा, और फिर E को भी x के टर्म्स में लिखो और S को भी x के टर्म्स में लिखो, और यहाँ से ds की वैल्यू निकाल लो। तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी f डॉट x। ठीक है, तो इस तरह से E भी x का फंक्शन आ जाएगा और S भी x का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ इस इक्वेशन में वैल्यू डालकर
हम ये काम कर सकते हैं, दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर ये वाली बात नहीं समझ में आई है तो ये डायग्राम देखो, अभी समझ में आ जाएगा। तो ये जो हम बात कह रहे हैं उसका मीनिंग क्या है? ये एक इर्रेगुलर शेप का सरफेस है, इसके लिए हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाए? अगर ये कोई नोन सरफेस होता, नोन शेप का सरफेस होता, जैसे कि नोन शेप का सरफेस, मान लो कि हम एक स्फेयर ले लेते हैं, ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सरफेस था आलू के शेप का, उसकी बजाय हम एक नोन टाइप का सरफेस, यानी नोन टाइप का सरफेस माने कि जिसका एरिया हमें ऑलरेडी पता हो, किसी न किसी फार्मूला से हम उसके एरिया को जानते हो, तो उस केस में क्या होगा? सपोज हमने एक स्फेयर ले लिया, मान लो कि ये हमारा स्फेयर है और ये स्फेयर हमने यहाँ पर रख लिया ऐसे। सपोज ये हमने एक स्फेयर ले लिया और इसका क्योंकि सरफेस एरिया पता करने का फार्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है, और इसके सेंटर पर हमने अपना चार्ज पार्टिकल रख दिया, यहाँ इसके सेंटर पर अपना चार्ज पार्टिकल रख दिया है और इस पर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होंगी, बट फर्स्ट वाला जो केस है इरेगुलर शेप वाला और ये वाला जो केस है, दोनों में तुम्हें एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस दिखाई देगा। और वो डिफरेंस क्या है, जरा देखो क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं है, डिफरेंस उस पैटर्न में है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को इंटरसेक्ट करके बाहर निकल रहे हैं। दोनों में यहाँ पर अगर देखें, सपोज यहाँ हमने एक एरिया एलिमेंट लिया इस पॉइंट पर, मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ पर हमने एक एरिया एलिमेंट लिया जिसका एरिया है ds, और इसके लिए अगर एरिया वेक्टर हमने ड्रॉ किया इस ds एरिया के लिए, मान लो ये हमारा एरिया वेक्टर आ गया। ठीक है, या कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है, मान लो ये एंगल यहाँ पर एरिया वेक्टर का आ गया। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मान लो ये थीटा एंगल आता है, ये हमारा ब्लू वाला वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहाँ पर थीटा एंगल आया। अगर तुम किसी और जगह पर सरफेस एरिया लोगे, मान लो कि हमने यहाँ पर लिया सरफेस एरिया इस जगह पर और उसके लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, तो उसका एरिया वेक्टर कहीं इस तरफ आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा कि ये जो एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन ई एंड ds, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर मान लो कि इस एंगल की वैल्यू थीटा डैश है। ठीक है, तो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट एंगल हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ दिस स्फेरिकल रेगुलर सरफेस अगर हम देखें और इसमें कहीं पर भी हम कोई सरफेस एरिया लेते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट इसको कहा जाता है, ये एरिया एलिमेंट लिया, ds इसका एरिया है, और इस पर अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो जैसा कि तुम्हें मालूम है कि एरिया वेक्टर मस्ट बी आउटवर्ड नॉर्मल, तो अगर हम एरिया वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में, तो ये तुमको मालूम है कि सरफेस पर अगर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो वो हमेशा ही रेडियली आउटवर्ड लाइन नहीं आएगा, यानी सरफेस स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाओ तो वो रेडियल लाइन में ही आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले केस में ऑलरेडी हमारा रेडियल लाइन में था, तो इट मींस इस केस में थीटा की वैल्यू आएगी 0। और ऐसा हर पॉइंट पर होगा, तुम किसी भी पॉइंट पर एरिया एलिमेंट लोगे, मान लो कि यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर भी जब तुम बनाओगे एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर यहाँ भी नॉर्मल डायरेक्शन में अगर बनाया, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, तो अगेन इट विल बी इन द रेडियल लाइन, ये भी रेडियल लाइन में ही आएगा, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और एरिया वेक्टर होगा उनके बीच में भी एंगल 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही केसेस में डिफरेंस है। फर्स्ट वाले केस में यानी इरेगुलर शेप का जो सरफेस है हमारा, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल डिफरेंट आएगा, और हमारा एक रेगुलर शेप का अगर सरफेस है, रेगुलर शेप मीन्स जिसके सरफेस एरिया को हम फार्मूला से पता कर सकते हैं, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर के बीच एंगल सब जगह एक जैसा होता है। यहाँ पे 0 है, हो सकता है कि किसी और सरफेस में कुछ और हो, बट वो एक जैसा ही आएगा। तो अगर 0 हुआ तो ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए अगर तुम ई डॉट ds करके
फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो इजीली आ जाएगा, वो आ जाएगा ई डी एस cos 0 और cos 0 हो जाएगा 1, तो हो जाएगा ई डी एस। और ई की वैल्यू पर भी ध्यान दो, ई की वैल्यू भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर हम ई की वैल्यू को लेकर डिस्कशन करें तो इस वाले सरफेस में, फर्स्ट वाले में, मान लो ओ पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखा है और हमने ये पी पॉइंट लिया था, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हमारा पी था सरफेस पर। तो इस केस में जो आर की वैल्यू थी, आर मीन्स ओ से पी की वैल्यू, सॉरी ओ से पी की डिस्टेंस, तो P पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P अगर हम लिखते तो क्या फार्मूला यूज करते, K Q बाय आर स्क्वायर। आर कौन सा डिस्टेंस होता है, O से इस पॉइंट का डिस्टेंस होता है, P पॉइंट का डिस्टेंस R होता है। तो उसके बाद अगर हम ये वाला पॉइंट लेते Q पॉइंट, तो Q पॉइंट के लिए देखो डिस्टेंस कुछ और हो जाता है, मान लो कि R डैश हो जाता है, तो उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q क्या हो जाता है, E डैश इक्वल टू के क्यू बाय आर डैश स्क्वायर हो जाता है। यानी कि डिफरेंट पोजीशंस पर ये एंगल भी डिफरेंट हो जाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज क्या हो जाता है, बिकॉज डिस्टेंस अलग अलग हो जाता है। O से P का जो डिस्टेंस है, O से Q का डिस्टेंस है, दोनों अलग अलग होंगे। अगर हम यहाँ पर लेते सरफेस एरिया इस जगह पर, मान लो S पॉइंट पर, S पर नहीं लेंगे क्योंकि S सरफेस एरिया के लिए यूज किया है, तो सपोज ये हमारा X पोजीशन है, इस पोजीशन पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते तो ये डिस्टेंस कुछ और होता, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कुछ और हो जाती, एंगल भी चेंज हो जाता है। तो इरेगुलर शेप के सरफेस में एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होगी। बट इन केस ऑफ ए रेगुलर सरफेस व्हाट हैपेंस, रेगुलर शेप का अगर सरफेस है हमारे पास तो उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल हर पॉइंट पर सेम होगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हर पॉइंट पर एक जैसी होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे तो हर जगह आर की वैल्यू सेम मिलेगी हमें, चाहे ये पॉइंट लो चाहे ये पॉइंट लो, सभी जगह आर की वैल्यू इस स्फेरिकल सरफेस के रेडियस के बराबर होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सभी जगह सेम होगी। तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखोगे और कॉस जीरो के 1 हो ही चुका है, यहाँ पे बचेगा ds। तो यहाँ पर काम आसान हो जाएगा क्योंकि के क्यू आर स्क्वायर ये सब कॉमन आ जाएगा। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर ये सब कॉमन आ जाएगा क्योंकि हर जगह सेम है। और ये ds यानी सिर्फ सरफेस को इंटीग्रेट करना होगा। सरफेस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। तो अगर इस सरफेस के सारे सरफेस एरिया एलिमेंट्स को ऐसे ऐड करते चले जाओ, सारे सरफेस एरिया एलिमेंट ऐड कर दोगे तो पूरी सरफेस तुम्हारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो पूरी सरफेस सामने आ जाएगी मतलब कि इस स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा, वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये आर स्क्वायर डिवाइड कर दो तो आ जाएगा k इंटू 4 पाई इंटू क्यू, ये फ्लक्स आ जाएगा पूरे सरफेस के लिए। बट ये काम हम इरेगुलर शेप के सरफेस में नहीं कर सकते, वहां पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये अभी जो डिस्कशन हुआ है उससे तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगी, तो तुम इंटीग्रेशन में जैसे यहाँ पे कॉमन ले लिया है उस तरह से कॉमन भी नहीं ले पाओगे। और दूसरी बात, जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया यहाँ तो फार्मूला से पता चल गया कि भाई जब पूरा सरफेस लेना है तो उसकी जगह 4 पाई r स्क्वायर लिख दो। लेकिन इस केस में हम ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा, ये बात तो सही है, s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा, बट इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होगा दैट इज अननोन। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में इरेगुलर शेप के सरफेस में हम कैसे फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो ये हमारा डिस्कशन है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसको जानने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़नी पड़ेगी जो पहले भी शायद 11 क्लास में कहीं डिस्कस हुई होगी, तो जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा ये काम आसान हो जाएगा कि ऐसे इरेगुलर शेप के लिए हम किस तरह से फ्लक्स को कैलकुलेट करें। ठीक,
तो सॉलिड एंगल को पहले समझ लेते हैं। तो सॉलिड एंगल का डिस्कशन शुरू होता है कैसे, अगर हम पहले एंगल की बात करें तो एंगल का क्या मीनिंग है। एंगल का मीनिंग है कि अगर एक आर्क हो हमारे पास, एक आर्क, तो आर्क के दोनों एंड्स को अगर हम ज्वाइन करें, कहाँ से, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मान लो कि ये आर्क था हमारे पास और इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस आर्क के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन किया, तो ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये है आर्क, आर्क की लेंथ है सपोज डेल्टा एस, और ये रेडियस है आर। तो डेल्टा एस और आर का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एंगल, यानी आर्क और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो, उसको बोलते हैं एंगल, और डायग्राम में उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। दिस इज वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, ये तुमको पता ही होगा। अगर आर्क का साइज बढ़ा दोगे, मान लो यहाँ तक कर दिया, तो अगर जब आर्क के दोनों एंड्स को ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली जब डेल्टा एस बढ़ गया तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस रेशियो को, आर्क और रेडियस के रेशियो को बोलते हैं एंगल। और सॉलिड एंगल क्या चीज है, तो एंगल जो है एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, 2 डायमेंशन में मेजर होता है। लेकिन अगर हमारे पास आर्क की बजाय एक स्फेयर का कोई पीस हो, स्फेयर का पीस, तो उस केस में सॉलिड एंगल डिफाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पर आर्क और रेडियस का रेशियो एंगल है, तो उस केस में आर्क नहीं होगा, उसमें सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया और रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर, उनके रेशियो को बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या चीज है, सॉलिड एंगल है, सपोज हमारे पास एक सरफेस एरिया था, ऐसे कोई सरफेस एरिया था, ठीक है, ये एक सरफेस एरिया है, तो इसका एरिया है मान लो एस, और यहाँ कहीं पर इसका रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ कहीं पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस सरफेस के एवरी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, ऐसे हर पॉइंट को अगर ज्वाइन करें सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे तुम इमेजिन करो कि पैराशूट होता है, पैराशूट में तुमने देखा होगा कि ऊपर पैराशूट का जो सरफेस है वो एक कर्व सरफेस जैसा दिखाई देता है। तो उस सरफेस के सारे किनारों से रस्सियां बांधकर किस जगह पे अटैच किए जाते हैं, जहां पर पैराशूट में बंधा हुआ आदमी है या कुछ भी सामान है, तो वो मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सारे एंड से अगर तुमने ऐसे लाइंस ज्वाइन करे, तो तुम्हें यहाँ पर एक कोन शेप का दिखाई देगा, ठीक है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है उस तरह से एक कोन दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो ऐसे सर्कुलर क्वांटिटी हम तुम्हें दिखा रहे हैं, यही है सॉलिड एंगल, ठीक है, दिस इज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल ये जो यहाँ बन रहा है, और यू कैन से कि कोन तुम्हारा कितना फैला हुआ है, कितना एक्सपेंडेड है कोन, इस बात का मेजर है सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे तुम मार्केट से एक मिट्टी का घड़ा खरीद के लाए, सपोज तुम्हारे मम्मी ने तुमको पैसे दिए और बोला कि एक घड़ा खरीद के लाना, 100 रुपए वाला घड़ा लेके आना। तो ऑब्वियसली 100 रुपए वाला घड़ा बड़ा होगा और 50 रुपीज वाला छोटा होगा। तो मान लिया कि तुमने घड़ा खरीदा 100 रुपीज वाला, और तुम उसको लेकर के घर पे आ रहे थे। तो जब तुम घर पे लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में कहीं तुम्हारे पैर में ठोकर लग गया और तुम गिर गए, तुम्हारे गिरने से वो घड़ा भी गिर गया और घड़ा टूट गया। अब टूटा हुआ घड़ा किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक काम आएगा। वो इस काम आएगा कि जब तुम घर जाओगे तो तुम प्रूफ कैसे दोगे कि तुमने वाकई में घड़ा खरीदा था या 100 रुपीज के गोलगप्पे खा लिए, ये कैसे पता चलेगा। तो तुम क्या करोगे, उस घड़े का जो टूटा हुआ टुकड़ा है उसको लेकर के घर चले जाओगे और दिखाओगे कि देखो हमने तो घड़ा खरीदा था, अब रास्ते में गिर गया तो हम क्या करें। तो लेकिन फिर भी उससे ये बात कैसे प्रूव होगी कि तुमने 100 रुपए वाला घड़ा खरीदा था या 50 रुपए वाला घड़ा खरीदा था, हाउ टू प्रूव, कि तुम कैसे प्रूव करोगे कि तुमने कौन सा घड़ा खरीदा था, ठीक है। तो कैसे ये बात प्रूव होगी कि तुमने जो घड़ा खरीदा था वो 50 रुपीज वाला था या 100 रुपीज वाला था, हाउ टू प्रूव, कोई है तरीका इसको प्रूव करने का। तो इसको प्रूव करने का तरीका है, इसको प्रूव करने का तरीका ये है कि अगर तुम वीडियो में मेरा हाथ देखो तो तुम्हें क्या पता चलेगा, जैसे मेरा हाथ का जो ये कर्वेचर है, ये सरफेस जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम अपने हाथ को थोड़ा एक्सपेंड कर दें, ऐसे कर दें,
और फिर यहाँ से इसका कर्वेचर को देखें, तो मेरा जब हाथ का कर्वेचर कम है, ऐसे है, तो ऑब्वियसली इससे जो स्फेयर बनेगा वो छोटे साइज का होगा, छोटे साइज का स्फेयर बनेगा। और अगर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये बड़े साइज का स्फेयर बनेगा। यानी कि इस कर्वेचर को देख करके बताया जा सकता है कि ये जो पार्ट है, ये हाथ मान लेते हैं घड़े का पार्ट है, ये एक बड़े घड़े का पार्ट था, ये छोटे घड़े का पार्ट था। इसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस स्फेयर का ये जो एक इमेजिनरी स्फेयर होगा, ये खाली उसका एक पार्ट है। उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये स्फेरिकल पार्ट उस स्फेयर का जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा सॉलिड एंगल ये अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सबटेंड करेगा। और अगर ये छोटा होगा तो ये छोटा सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, ऐसा लगता है बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो अभी एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा। अगर सरफेस का एक पार्ट हमने लिया तो ये बात हो सकती है कि अलग अलग जगह में अलग अलग सॉलिड एंगल सबटेंड करे। अगर छोटा सरफेस तो छोटा सॉलिड एंगल, बड़ा सरफेस तो बड़ा सॉलिड एंगल। लेकिन अगर कंप्लीट सरफेस हो और उसका कुछ भी शेप और साइज हो, पहले हम इस बात को पूरा कर देते हैं। तो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन हमने क्या लिखा था, ये अगर सरफेस एरिया है ds, ये अगर ds सरफेस एरिया है तो सॉलिड एंगल क्या होगा, ds स्क्वायर, सॉरी नॉट ds स्क्वायर, ds बाय r स्क्वायर। r क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सॉलिड एंगल होगा। ठीक, तो अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि अगर ये सरफेस क्लोज्ड होता, अगर बंद सरफेस होता और फिर हम उसके सेंटर को सभी सरफेस के सभी पॉइंट से अगर ज्वाइन करते तो क्या होता। तो इधर देखें, अगर हम एक क्लोज्ड सरफेस ले लेते हैं, मान लो कि ये तो एंगल का डेफिनेशन था, सपोज ये हमने एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया, सपोज स्फेरिकल शेप का ही ले लिया, और ये रहा इसका सेंटर, यहाँ पर इसका सेंटर है। तो अगर हम सेंटर को सरफेस के हर पॉइंट से ज्वाइन करें, ऐसे सेंटर को सरफेस के हर पॉइंट से ज्वाइन करें, ये तुम्हें भले ही सर्कल दिखाई दे रहा हो बट ये सर्कल नहीं है। अब 2 डायमेंशंस में डायग्राम बनाया गया है, ये एक स्फेयर है। तो स्फेयर के सरफेस के सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ऐसे ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इसको सरफेस वाला थोड़ा लुक दे दिया जाए। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, मान लो कि हमने सरफेस का इतना पार्ट लिया था, ये जो यहाँ पे डायग्राम बना है राइट साइड में, इसी के जैसे हमने सपोज सरफेस का इतना पार्ट लिया और इसके सभी एंड से यहाँ पर हमने एक सॉलिड एंगल बनाया। तो ये सॉलिड एंगल छोटा है, अगर हम इतना बड़ा पार्ट ले लेते हैं यहाँ तक का, तो ऑब्वियसली ये सॉलिड एंगल भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कंप्लीट सरफेस लेते हैं, कंप्लीट सरफेस अगर हमने लिया है तो क्या होगा, तो यहाँ जो पॉइंट है, सेंटर है, उस पर बनने वाले सॉलिड एंगल को देखें। ऐसे ही सरफेस एरिया बढ़ाते चले जाएं और यहाँ जो सॉलिड एंगल बन रहा है, पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। अगर पूरे सरफेस से बनने वाला सॉलिड एंगल देखें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये हमें जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये एक सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है। तो हमने ऐसे ये जो ब्लू बनाया है, ब्लू कलर का, ये सर्कल बना। अगर सर्कल के लिए हम एंगल बोलेंगे तो कंप्लीट सर्कल अगर होता है तो ये एंगल हो जाता है 2 पाई। बट ये क्योंकि स्फेयर है, तो स्फेयर है मतलब ऐसे इमेजिन करो कि एक बैंगल लेंगे, एक चूड़ी, उस चूड़ी को अगर हम टेबल में वर्टिकल रखें और उसको जोर से रोटेट करा दें, तो रोटेट कराने से पहले तो हमें वहां पे सर्कल दिखाई देता है, बट अगर हम उसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दें जोर से, तो हमें एक स्फेयर दिखाई देगा। ये काम तो अपने घर में भी कर सकते हो, एक बैंगल को लेना और वर्टिकली उसको टेबल पर रखना। ठीक है, तो घुमाने से पहले तुम्हें सर्कल दिखाई देगा, बट उसी बैंगल को तुम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे जोर से घुमा देना, तो कुछ देर बाद वो गिर जाएगा, लेकिन जब तक गिरेगा नहीं उससे पहले तुम्हें एक स्फेयर जैसा दिखाई देगा, स्फेयर। तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर हमने सिर्फ सामने से देखा तो हमें 2 पाई एंगल दिखाई देगा, बट इसी सर्कल को अगर हम इसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा दें
मान लो ये इसका वर्टिकल एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको रोटेट करा देते हैं तो 2 पाई एंगल हमें इधर यहाँ से मान लो कि ये x पॉइंट है, यहाँ x पॉइंट है, x पॉइंट से शुरू करें और y तक जाएं और ऐसे घूमते हुए y से ऐसे घूमते हुए फिर से जब x पर आ जाएंगे तो 2 पाई एंगल मिल जाएगा। और जब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाएंगे तो इस एक्सिस के अबाउट यानी टॉप व्यू अगर देखेंगे वहां से भी 2 पाई एंगल मिल जाएगा। तो सर्कल कब बनता है? जब हम फ्रंट से एक पूरा चक्कर लगाएं ऐसे x से y तक, ठीक है, फ्रंट से पूरा चक्कर लगाएं तब सर्कल बनेगा। और उसी सर्कल को जब टॉप व्यू में 2 पाई एंगल ऐसे देखें तब स्फीयर बन जाएगा। यानी 2 पाई एंगल एक्स वाई प्लेन में और 2 पाई एंगल एक्स जेड प्लेन में, तब जाकर के सॉलिड एंगल बनता है। यानी कि यहाँ जो सॉलिड एंगल बनेगा वो 4 पाई होगा। खाली सामने से देख रहे हैं तो 2 पाई दिख रहा है, बट 2 पाई इस प्लेन में और 2 पाई वर्टिकल प्लेन में, तब टोटल सॉलिड एंगल हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई हो जाएगी। समझ आई बात? तो सॉलिड एंगल यहाँ पर क्लोज्ड स्फीयर के केस में आ गया 4 पाई। अब इसी बात को हम इर्रेगुलर शेप के लिए अगर समझें, इर्रेगुलर शेप के सरफेस के लिए, मान लो कि हमारे पास ये कोई इर्रेगुलर शेप का सरफेस है, यहाँ पर ये ऐसे इर्रेगुलर शेप का सरफेस है और इसके अंदर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि वो पॉइंट है यहाँ पर, इस जगह पर ओ पॉइंट है। अब ओ पॉइंट को सरफेस के हर पॉइंट से, सरफेस के हर पॉइंट से अगर ज्वाइन करें ऐसे, इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया, तो अब अगर तुम कंपेयर करो स्फीयर वाले केस से तो तुम देखोगे कि भले ही ये सरफेस इर्रेगुलर शेप का है, इसका कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं है, लेकिन अगर इस वाले पॉइंट पर यानी कि जो इसका सेंटर था यहाँ पर, इस पॉइंट पर बनने वाले सॉलिड एंगल को अगर देखा जाए, यहाँ जो सॉलिड एंगल बन रहा है इसको अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि स्फीयर वाले केस में था। देखो स्फीयर वाले केस में, इसमें थोड़ी भीड़ को कम कर देते हैं, तो स्फीयर वाले केस में जैसा सॉलिड एंगल बन रहा था वैसा ही सॉलिड एंगल यहाँ भी बन रहा है। देखो यहाँ पर ये इस जगह पर देखो, यहाँ जो सॉलिड एंगल बन रहा था और यहाँ जो सॉलिड एंगल बन रहा है दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ पर सॉलिड एंगल ऐसे बन रहा था इस तरह से, और सिमिलर यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। तो इस सॉलिड एंगल में और इस सॉलिड एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सॉलिड एंगल होगा वो भी 4 पाई होगा। हाँ, लेकिन ये सरफेस अगर क्लोज्ड नहीं होता, पार्शियली क्लोज्ड होता या कुछ एक पार्ट इसका खुला हुआ होता, तो चाहे भले ही वो स्फीयर होता तो भी, मान लो कि हेमी स्फीयर हमने ले लिया, अगर एक आधा स्फीयर हम लेते, सपोज हमने एक आधा स्फीयर लिया ऐसे, एक आधा स्फीयर लिया और यहाँ पर इसका सेंटर लिया, तो अब अगर हम बनाएंगे सॉलिड एंगल तो कैसे बनेगा? तो सॉलिड एंगल बनाने के लिए ऐसे ज्वाइन करते हैं, सारे सरफेस के सभी पॉइंट्स को इस पॉइंट से ज्वाइन किया, तो देखो सॉलिड एंगल, अगर ये हेमिस्फीयर है तो सॉलिड एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ऐसे सामने 2 पाई और ऊपर से, सॉरी सामने से पाई और ऊपर से भी पाई, तो सॉलिड एंगल यहाँ कितना बनेगा? 2 पाई, आधा सॉलिड एंगल बनेगा। और ऐसे ही अगर हमारा इर्रेगुलर शेप का सरफेस होता, मान लो ये इतना ही था, ये भी कंप्लीट नहीं था, तो कंप्लीट नहीं था और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया और फिर सॉलिड एंगल बनाने की कोशिश की, तो क्या बनेगा? तो अगर हमने इसको इनकम्प्लीट सरफेस लिया और सॉलिड एंगल बनाया, तो देखें सॉलिड एंगल दोनों केसेस में अलग अलग हो जाएगा, स्फीयर के केस में और इस इर्रेगुलर शेप के केस में, दोनों ही केस में अलग अलग हो जाएगा। इसमें सॉलिड एंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है। लेकिन जब क्लोज्ड सरफेस हमने लिया है तो चाहे स्फीयर हो चाहे कोई भी इर्रेगुलर शेप का सरफेस हो, तो सभी में सॉलिड एंगल एक जैसा बनेगा। इवन अगर हम क्यूबिकल सरफेस भी ले लेते हैं तो भी सॉलिड एंगल 4 पाई ही होगा, प्रोवाइडेड दैट वो सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए। देखो हम एक क्यूबिकल सरफेस के लिए भी बना के दिखाते हैं। मान लो कि हमने क्यूबिकल सरफेस लिया, ऐसे क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारा क्यूब है, अगर हमने क्यूब बनाया और उसमें सॉलिड एंगल बनाया
तो क्या होगा, ये बन गया क्यूब। क्यूब के अंदर हमने एक पॉइंट लिया और इसके लिए सॉलिड एंगल बना करके देखा। देखो कैसे बनेगा सॉलिड एंगल। सरफेस के सारे पॉइंट्स को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, सरफेस के सभी पॉइंट्स को। तो अब इस पॉइंट पर देखें, जिस पॉइंट पे हमने ज्वाइन किया है सबको, वहां पर देखें, यहाँ जो सॉलिड एंगल बन रहा है, ये भी तुम इमेजिन करो कि जिस रूम में तुम बैठे हुए हो, जिस रूम में तुम बैठे हो और तुम्हारे फिंगर टिप पर अगर रूम के सभी सरफेसेस से, मान लो एक मकड़ी ने जाला बना के रखा हुआ है, एक मकड़ी ने जाला बनाया तुम्हारे रूम में, और वो जाला सभी तरफ से, वॉल से लेकर के तुम्हारे फिंगर टिप तक अटैच। ऐसे स्पाइडरमैन मूवी में देखा होगा, रूम में जब पीटर पार्कर बैठता है तो वो ऐसी चीजें इमेजिन करता है। मान लो कि तुम पीटर पार्कर हो और तुम्हारे फिंगर टिप से जो जाला निकला है वो दीवार के सभी जो चारों तरफ में, रूम में जो जितने भी फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं रूम में, वॉल्स है, फ्लोर है, रूफ है, तो सभी पर तुम्हारे फिंगर टिप से ऐसे जाला निकला और सब तरफ जाके अटैच हो गया। तो अपने फिंगर टिप पर देखो, अपने फिंगर टिप पर देखो, जो सभी तरफ से जाले की लाइंस आ रही हैं, मकड़ी के जाले की जो लाइंस आ रही हैं, उनसे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो भी वैसा ही होगा जैसा, मान लो तुम रूम की बजाय एक स्क्वायर के अंदर बैठे होते तो भी तुम्हारे फिंगर टिप पर बनने वाला स्ट्रक्चर सेम ही होता। रूम का शेप कैसा है, उसका साइज कितना बड़ा है, कितना भी बड़ा रूम हो, कितना भी छोटा रूम हो, चाहे स्फेरिकल रूम हो, चाहे क्यूबिकल रूम हो, चाहे कोई भी शेप का रूम हो, तुम्हारे फिंगर टिप पर अगर सरफेस के सभी एंड से आकर के मकड़ी का जाला अटैच होगा तो फिंगर टिप पर बनने वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, चाहे शेप और साइज ऑफ द सरफेस ऑफ द रूम कुछ भी हो। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें एक बात याद रख लेनी है कि क्लोज्ड सरफेस अगर है तो उसके लिए सॉलिड एंगल इज ऑलवेज 4 पाई। सॉलिड एंगल फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 4 पाई, हमेशा ही 4 पाई एंगल होगा, वॉट एवर बी द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। ठीक है, सरफेस का शेप और साइज कुछ भी हो, सॉलिड एंगल क्लोज्ड सरफेस के लिए हमेशा ही 4 पाई होगा। ठीक, ये बात याद रखो, और इसके बाद ही हम अपने आगे का डिस्कशन यानी गॉस लॉ और गॉस लॉ का एप्लीकेशन कंटिन्यू करेंगे। उसमें आज जो डिस्कशन हुआ है यही डिस्कशन यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। और अगर क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो वो वाला केस हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और अगर कहीं आता भी है तो फिर अकॉर्डिंगली उसको डिस्कस किया जाएगा। 4 पाई एंगल उस केस में नहीं होगा, 4 पाई केवल तभी हो सकता है जब सरफेस क्लोज्ड होगा। ठीक है, अब आगे के डिस्कशन में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। ठीक, आज भी इसी को रिवाइज करो और इन सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा, तभी गॉस लॉ समझ में आएगा।